हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। तो आज हमारा जून 2012 एंड 2012 का सेट 3 है, या इसका 2012 का लास्ट पेपर, इसके बाद कल 2013 का एग्जाम स्टार्ट करेंगे। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो यूजीसी नेट पेपर 2 में हम पॉलिटिकल साइंस को करेंगे और पेपर 1 में कंप्लीट पेपर 1 की प्रीवियस ईयर को करेंगे। और इसके बाद आपको एक 50 क्वेश्चंस की यूनिट्स वाइज जो है टॉपिक मेन मैंने वन लाइनर की एक वीडियो डाल दी जाएगी इसी पेपर के बाद। और कुछ बुक्स की हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं या कोट्स हैं, तो उसकी वीडियो आज रात तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? तो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य के परस्पर संबंध स्थापित करता है, या उत्तर व्यवहारवाद जो है वो राजनीतिक सिद्धांत सजाती के अंदर होता है, या उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य और प्रासंगिकता के से संबंध होता है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होते हैं। तो इसमें से सत्य नहीं है पूछा है। तो जो उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है वो सजातीय के अंदर केंद्रित होते हैं, ये सजातीय केंद्रित नहीं होते। तो आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है? कल्याण का राज्य में, नैनी में, या छोटे राज्य में, नैतिकता माध्यम के रूप में राज्य, या लघु राज्य में? तो सकारात्मक उदारवाद की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी बच्चों? कि राज्य एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था होनी चाहिए और छोटे राज्य में विश्वास था उनका। तो इसमें से कौन सा है जो लघु राज्य है? लघु राज्य की कोई विश्वास नहीं करते वो छोटे राज्य में करते हैं और नैतिक और कल्याणकारी संस्था में। और जो सकारात्मक उदारवाद है इसके प्रथम समर्थक कौन थे? टी एच ग्रीन इसके प्रथम समर्थक थे। फिर बाद में लोस्की, टोनी काफी थे, जे एस मिल भी थे। प्रथम समर्थक जे एस मिल थे, सॉरी, बात सेकंड थे टी एच ग्रीन। जे एस मिल जे एस मिल थे प्रथम समर्थक, सेकंड थे टी एच ग्रीन। नेक्स्ट है, रोल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो रोल्स की न्याय की संकल्पना वितरण सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, अंतर सिद्धांत, या समकक्ष पद्धति सिद्धांत? तो रोल्स की जो नॉन रोल्स की जो है संकल्प सिद्धांत था, पद न्याय की संकल्पना थी, वो अंतर सिद्धांत पर आधारित थी। जॉन रोल्स कब से कब तक? ये 1921 से लेकर 2022 तक रहे। ये अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक थे और इन्हें जो अपने न्याय का सिद्धांत दिया है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? तो विचारधारा शब्द का प्रयोग जो है 1789, 92, 95 या 97। तो विचारधारा शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1797 में। और विचारधारा शब्द जो है बच्चों ये इंग्लिश के पर्यायवाची शब्द है, इंग्लिश का एक पर्यायवाची शब्द है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी का पर्यायवाची शब्द है जिसका पहली बार प्रयोग किया गया था 23 मई 1797 को। 23 मई 1797 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद को एशियाटिक फार्म में किसने अनुकूलित किया? तो साम्यवाद को एशियाटिक फार्म में किसने अनुकूलित किया था? एम एन रॉय,
मताओं से तंगु तुंग, लेनिन या टाट्सकी। तो जो माओ थे, माओ का विश्वास था कि एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण जनता के द्वारा लाई गई हो। यानी कि जो नीचे का सामूहिक वर्ग, यानी कि कार्य किसानिक वर्ग है, सामूहिक वर्ग है, जो नीचे कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा और उनकी क्रांति लाई गई हो। जो किसान थे मेनली, तो ये किसानों के लिए कहते हैं कि जो चीन और अन्य एशियाई देश थे, वहाँ के किसान जो है वो क्रांति लाएं और वो उनके समर्थक थे। फिर है, यह किसका कथन है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्लभ था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीतिक में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्लभ था। यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्लभ, सामाजिक प्रक्रिया में विश्लेषण, राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है दुर्लभ था, यानी बहुत मुश्किल था। तो ऐसा किसने बोला? तो हंटिंगटन, पॉल एफ क्रॉस या जिन बॉल्डेन या समीर आमीन ने। तो ये बोला हंटिंगटन ने। यह कथन हंटिंगटन का है। आज आपको करवाएंगे 20-30 कोट्स जो हैं, कथन किसके किसके हैं जो फेमस से कथन है। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की? तो मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण की कार्यात्मक व्याख्या पॉल एफ क्रॉस, निकोलस और रेनॉल्ड, डब्ल्यू जी रूनसीमैन या मार्टिन कपलन। तो ये की थी डब्ल्यू जी रूनसीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियर आमुखीकरण देने का प्रयास किया? यानी कि जो मानवीय व्यवहार था, जो आदमी मनुष्य के द्वारा व्यवहार बरता जाता था, उसको इंजीनियर आमुखीकरण किया, यानी मशीनों के द्वारा उस कार्य को करने का प्रयास किया गया। तो इनपुट आउटपुट विश्लेषण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण या संप्रेषण सिद्धांत या व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। तो ये किया गया था संप्रेषण सिद्धांत के द्वारा। जो आजकल की राजनीतिक विज्ञान है बच्चों, उसके साथ साथ है ना, इंटरनेशनल जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें संचार सिद्धांत की चर्चा जो है ज्यादा होती है। यहाँ पे क्या है कि जो परिणाम जो निकलते हैं ना, उनमें इतनी ज्यादा रुचि नहीं ली जाती जितनी कि उसके प्रक्रिया या जो उसके प्रतिरूप निकल के आते हैं उनमें, कि भाई जो कोई चीज आप बना लेते हो उसका इफेक्ट क्या होगा ह्यूमंस पर, उसकी कोई टेंशन नहीं है उनको। बस ये है कि आधुनिकीकरण कैसे कैसे होगा, हम क्या लेके आ सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है लक्ष्य जो है ना, मेन उनका जो फोकस है उस पर ज्यादा वो ध्यान देते हैं, ना कि अन्य क्रियाओं पर। कार्ल ड्यूस ने तो एक बात भी बोली कि नेवर नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में संचार सिद्धांत का प्रतिपादन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? तो उदारीकरण का तत्व कौन सा नहीं है? निविन में नी नौकरशाहीकरण, अपनियोजन या स्टेटिशन। तो जो स्टेटिशन है ये उदारीकरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से साथ मिलान करना है। सैमुअल पी हंटिंगटन, जोसेफ न्याई और सुसन स्ट्रेंज, एनिमल वेस्ट्रीन एनिमल वेस्ट्रीन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन तो करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और जोसेफ न्याई जो है वो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। और सुसन स्ट्रेंज जो है स्ट्रीट रिट्रीट ऑफ द स्टेट रिट्रीट ऑफ द स्टेट, और एनिमल वेस्टर्न वर्ल्ड सिस्टम। तो आंसर है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? तो मार्क्स जो है किसको नहीं मानते हैं? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, या विचार भौतिक शक्तियों की अन्वयन क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं।
या फिर आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, या वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। तो मार्क्स जो है वो मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, इस बात को नहीं मानते हैं। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो हीगल से ग्रहण की है बच्चों, परंतु मार्क्स जो है वो द्वंद्ववाद में हीगल से बहुत अलग थे, भिन्न थे। नेक्स्ट है सत्यवीर की कथा, जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस में से थी? द प्रिंस, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या वार एंड पीस। तो सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी ने किया था, तो वो थी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय का विधिक संकल्पना है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसोन है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा परिवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है। तो इसमें से जो सत्य है वो यही है कि न्याय के लिए ग्रीक शब्द डियासुन है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है? तो स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक। तो स्टेट ऑफ नेचर पर लोग जो है पूर्व राजनीतिक विचार करते हैं। लोग क्या कहते थे कि दो प्रकार के समझौते होते हैं, पहला सामाजिक होता है और दूसरा राजनीतिक होता है। पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक होता है। पहले समझौते में जो है वो आम समाज आता है, जो सिविल बंदे हैं, जिसकी उत्पत्ति होती है। और जो दूसरा समझौता होता है उसमें शासन की स्थापना होती है, उसमें राज्य का निर्माण होता है, उसमें जो शासक होते हैं उनकी स्थापना होती है। और लोग क्या मानते थे कि जो सामाजिक व्यवस्था थी ना वो शांति बनाने के लिए और सद्भावना के लिए होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध करवाने का विचार किया गया है। और द डिस्कोर्स में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षा प्रतिपादित करना है। और द प्रिंस में राजाओं की गुणवत्ताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांगों की अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से अभी कथन सत्य है कि जो द प्रिंस थी उसमें राजाओं की गुणवत्ता से संबंधित है, और द डिस्कोर्स है उसमें नागरिकों की मांगों की अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। जो द प्रिंस थी बच्चों, इसके 18वें अध्याय में मैकेवली ने जो है सिद्धांतों का इन सिद्धांतों का उल्लेख किया जो राजाओं की गुणवत्ता के इसके यानी जिसके आधार पर राजा अपने आप के आचरण कैसा करना चाहिए, कि राजा एक राजा कैसा होना चाहिए। और डिस्कोर्स जो है द डिस्कोर्स, इसमें नागरिकों की अपेक्षाओं पर ज्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समिष्ट है? कि मानव स्वभाव जो है सामाजिक संबंधों की समिष्ट है। तो गांधी जी, एम एन रॉय, अरबिंदो, या माओ। तो ये कहा है एम एन रॉय ने कि जो मानव समाज है वो सामाजिक संबंधों की समिष्ट है। ये एम एन रॉय ने कहा है। ये मानते ये इनका क्या कहना था कि जब मनुष्य जो है ना वो सामाजिक बंधनों में और नीति और तौर तरीकों में ज्यादा बंधा हुआ है और बंध कर एक ढांचे में बन जाता है और तब समाज में जन्म लेता है। यानी कि मनुष्य पैदा होने के बाद से सिर्फ सामाजिक ही बनकर रह जाता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है उसकी, बस समाज में जैसा है घर परिवार अपनी सारी जिम्मेवारियां इनके ऊपर चलता है। अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? राजनीतिक विचारधारा के लिए, क्रांतिकारी कार्यकल्प के लिए, या लाइफ डिवाइन के लिए, या माता के साथ संबंध के लिए। तो अरविंद जो है सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है, किस लिए विख्यात है? लाइफ डिवाइन के लिए। ये उनकी पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखी गई थी। फिर नीचे दो कथन दिए गए हैं।
अभिकथन है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। करता है, ठीक बात है। कारण क्या देता है, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्लेटो नहीं कहते भाई, ये गलत है। तो केवल ये ठीक हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। प्लेटो का जो मानना था कि न्याय केवल इतना नहीं है कि मनुष्य उन सब कार्यों का पालन करे जिसका पालन समाज की दृष्टि से ठीक है। यानी कि जो दुनियादारी समाज की दृष्टि से जो कार्य ठीक है केवल वही आप लोग करें, तो वो न्याय का पालन करना नहीं हुआ कि हाँ भाई हमने जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं जो लोगों को ठीक लग रहा है हम वो करते जा रहे हैं, तो हम न्याय के प्रति काम करें, न्याय के प्रति सचेत है। समाज और राज्य की जो आवश्यकताएं है ना, और जो आपकी योग्यताएं, व्यक्तियों की योग्यताएं हैं, उनके अनुसार कार्य निर्धारण करना होता है और उनका पालन करना होता है, वो न्याय होता है। समाज तो आपको ये भी कहता है क्यों प्रोफेसर बन रहे हो आप लोग, क्यों पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आप कार्य करें, उतनी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, प्रोफेसर लगें, और उस चीज का पालन करते हुए आप वहां तक पहुंचे, तो वो न्याय होगा। अब सूची दी गई है लेखक और पुस्तक की। फ्रेडरिक हेक, जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन और अरस्तु। आपको राइटर और बुक्स को मैच करना है। तो फ्रेडरिक हेक जो है, द रोड, ये रोड नहीं आएगा भाई, रोड तो था ही नहीं। द थोड, थोड टू स्पर्डम, द थोड टू स्पर्डम, यानी कि थोड होएगा दौड़, द दौड़ टू स्पर्डम। और जॉन रोल्स जो है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। और अमर फ्रेडरिक हैक है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन, एक सेकंड, थोड़ा सा बाई मिस्टेक। फ्रेडरिक हैक है द दौड़ ऑफ सुड्रम, और जॉन रोल्स है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन न्याय का विचार, और अरस्तु द पॉलिटिक्स। तो आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या था? तो भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण, निमित्त कारण। तो अरस्तु के जो कार्योत्पादन थे उसमें सबसे पहले आता है भौतिक कारण, फिर आता है निमित्त कारण, फिर आता है अनौपचारिक कारण, फिर आता है अंतरिम कारण। और कल मैंने आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं दिया, जो लास्ट क्वेश्चन था। हर एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, लेकिन आप लोग कोई आंसर नहीं करते। पता नहीं आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत के से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ गई? तो एलाइट का सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, संप्रेषण सिद्धांत, या गेम थ्योरी। तो लोकतंत्र के और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की गई थी जो, वो 20वीं सदी से आरंभ की गई थी। समाज वैज्ञानिकों ने जो है एक एलाइट सिद्धांत के साथ इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी से विभाजित किया गया? तो एलन बॉल, ला पोलम्बरा और माइनर विनर, या हैरी एक्स्टीन, या जेम्स जब। तो ये किया गया था ला पोलम्बर और माइनर विनर। इसने क्या किया था, जो दलीय पद्धति थी, दो प्रकार की दलीय पद्धति थी इसमें। एक पद्धतियां बतलाई और एक दल प्रणाली के जो तीन रूप बताए थे इन्होंने। तो एक थी प्रयोगिता दल प्रणाली और एक अप्रयोगिता दल प्रणाली। और जो अप्रयोगिता दल प्रणाली थी उसमें एक दल निरंकुशता पद्धति पर था, एक दल बहुवादी पद्धति पर था, और एक दल सर्वाधिकार पद्धति पर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य रूप में अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है?
यानी किस प्रकार की सरकारों में जो सरकार है वो विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है। तो अध्यक्षात्मक सरकारों में, संसदीय, एकात्मक या संघीय सरकारों में। तो जो संघीय सरकारें होती हैं उनमें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में जो है द्वितीय सदन होता है। अगर विधानमंडल का जो अनिवार्य भाग है भाई, ये जरूरी है हमारे लिए इस भाग को, उसके रूप में हम दूसरा सदन बना लेते हैं, क्योंकि जो दूसरा सदन होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, सूची दी गई सरकार का प्रकार और देश का नाम है। तो संसदीय संघीय रिपब्लिकन, अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन और संसदीय एकात्मक राजतंत्र और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन। तो संसदीय संघीय रिपब्लिकन कहाँ पे है, एक सेकेंड, सॉरी। संसदीय संघीय रिपब्लिकन है भारत में। अध्यक्षात्मक, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, संसदीय संघीय है भारत में। अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन है यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और संसदीय एकात्मक राजतंत्र है यूनाइटेड किंगडम में। और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिक है फ्रांस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों का भी सभी स्तर में के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। जो राज्य न्यायालय हैं उनके सभी स्तर के न्यायालयों को जो है न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार का प्राप्त है। तो भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका जो है, अमेरिका में अविष्ट शक्तियां दे रखी है राज्यों के पास कि वहां के जो राज्य न्यायालय हैं वो सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण के लिए अधिकार प्राप्त है उनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संसदीय सरकार की पूछी है। तो बहुमत शासन, रूल ऑफ लॉ, या संसद के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, या कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो संसदीय सरकार के जो है उसमें क्या है, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, केसी वेरे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धति की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया संघीय पद्धति, अमेरिकन संघीय पद्धति, स्विस संघीय पद्धति या कैनेडियन संघीय पद्धति। तो जो केसी वेयर थे उनके द्वारा अमेरिकन संघीय पद्धति को जो है अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल माना गया कि और किसी भी संघ की आपको पद्धति जांच करनी है तो आप अमेरिकी संघीय पद्धति के मॉडल के आधार पर उनको जांचे, उनके पैमाने पर उसको आप जांच सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है कि संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है। तो संकट काल में जो स्थिति है उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है उपयुक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की पदवी निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो ये दोनों बातें ठीक है और इसका सही है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता अधिकतर निम्नलिखित में से किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो यूनाइटेड स्टेट, सेकेंडरी एशियन देश, या विकासशील देश, या लैटिन अमेरिकन देश। तो पार्लियामेंट की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती थी। फिर निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के स्थानीयकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। तो हंटिंगटन, लुशियन पाई, या ऑर्गेनिक्सी, या आलमंड। तो जो हंटिंगटन है ये राजनीतिक संगठनों के साथ स्थानीयकरण और प्रक्रियाओं के राजनीतिक विकास में संबंध मानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किस संबंध में अलग है। तो संघीय विधानमंडल
के उच्च सदन के राज्यों का प्रतिनिधित्व, लिखित संविधान होना, या अवशिष्ट शक्तियां प्रदान किया जाना, या द्विपक्षीय नागरिकता। तो किस संबंध में अलग है पूछा है। एक तो अवशिष्ट शक्तियां प्रदान नहीं की जाती, और एक द्विपक्षीय नागरिकता नहीं है, एक एकल नागरिकता भारत में और वहां में। तो 3 और 4 जो है राइट हो जाएंगी। भारत में जो है केवल जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास हैं, एक ऊपर है सेंटर पे, स्टेट पे नहीं है। अमेरिका में क्या था, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि राज्यों को दे रखी थी, राज्य के न्यायालयों को भी शक्तियां प्राप्त है अवशिष्ट शक्तियां कि जिससे वो किसी की भी न्यायालय की निरीक्षण पुनरीक्षण कर सकते हैं। और भारत में जो है सिंगल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्सन मिशन के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान, वेपल प्लान, या नेहरू रिपोर्ट। तो संविधान सभा जो है वो स्थापित की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। जो संविधान सभा थी उसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो हैं ब्रिटिश थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे, और 93 देश थे जो वो देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना है? तो पॉल ब्रास, माइनर विनर, केसी वियर, या जेनिंग्स ने। तो भारत का संविधान जो आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना है, यह कथन थे पॉल ब्रास के। ये ऐसे ऐसे कथन याद रखा करो, आप लोग नोट रखा करो। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो 15 बी, 51 ए, 31 बी और 29 ए। तो अनुच्छेद जो 31 बी है ये विधानमंडल को असंवैधानिक और असमान होने से रोकता है, और जो 31 बी है यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम है, फर्स्ट, प्रथम संविधान संशोधन है, प्रथम संशोधन अधिनियम है। और 1951 में संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में। नेक्स्ट है, भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो 92, 94, 21 या 86वां। तो भारत के संविधान में जो है 86वें संवैधानिक संशोधन में जो 2002 है, 2 में आया था, उसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी। आपात स्थिति की द्वितीय घोषणा 1971 में। आपात की तृतीय घोषणा 75 में। आपात की दूसरी और तीसरी घोषणा 78 में निरस्त कर दी गई थी। तो इसमें से सत्य नहीं है, तो ये आपात की जो दूसरी और तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त कर दी गई, ये सत्य नहीं है। आंसर डी राइट हो जाएगा। ये 78 में नहीं, 77 में निरस्त किया गया था इसको। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो परामर्शकारी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, या परामर्शकारी और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की जो है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है ये, और ये आता है मूल क्षेत्राधिकार की 131 के अंतर्गत। जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई दिक्कत आ जाए, झगड़ा हो जाए, तब इसके अंतर्गत उनका प्रावधान किया जाता है, उनकी समस्या सुनी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के
निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त में, राज्य के मुख्यमंत्री में, राज्य निर्वाचन आयोग में, राज्य के मुख्य सचिव में। निर्वाचन की बात हो रही है तो निर्वाचन आयोग में ही शक्तियां निहित की जानी चाहिए। तो आंसर सी जो है वो राइट हो जाएगा। और हमको पंचायत के बारे में या राज्यपाल जो नियुक्ति देता है वो किस में आती है? वो अनुच्छेद 243 में आती है, 243 के में। नेक्स्ट है अभिकथन 1 और 2 है। अभिकथन है भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास शक्तियां निहित होती हैं। सभी शक्तियां निहित होती हैं, दोनों बातें ठीक है भाई। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम बताइए। तो भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम बताना है आपको। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक थे? ये थे 1967 से 67 से 69। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 52 से 62। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे 92 से 97। और आर वेंकटरमन थे 87 से 92। तो आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिए, आंसर बी जो है राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति को मांगजैन व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो भारतीय राजनीति को जो मांगजैन व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच रजनी कोठारी, पार्थ चैटर्जी, लोयल हुसैन रुडॉल्फ या माइनर व्हीलर। तो ये माना है लोयल हुसैन रुडॉल्फ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति आधारित आरक्षणों का को माना जाता है स्वीकार्य कार्यवाही, सक, सक, सकारात्मक भेदभाव, राज्य हस्तक्षेप या समाज समरकरण। तो जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है सकारात्मक भेदभाव। नेक्स्ट है राजा धरे और नाम देवधसल किस दलित आंदोलन के नेता थे? राजा धरे और नाम देवधसल किस आंदोलन के जो है नेता थे? तो दलित टाइगर, भीम शक्ति, दलित पैंथर या दलित एलिफेंट। तो वो दलित पैंथर के थे। नेक्स्ट है लॉयड और सुसैन रुडोल्फ ने भारत में राज्यों को पॉलीमार्फस माना है, इससे क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न रूपों और अभिविन्यास से के व्यक्ति, बहुविध परतों के व्यक्ति, संकर व्यक्ति या लगातार परिवर्तनशील व्यक्ति। तो वो थे विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। संगठनात्मक सिद्धांत क्षेत्र में संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाने हुए गुलिक फोइल ने 14 सिद्धांतों से प्रभावित था। उर्वरिक प्रशासन के मानव टैक्स से कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता या फोइल का आदेश की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। तो जो है इसमें क्या क्या है सिद्धांत में प्रति प्रभावित भी करता है और उर्वरिक प्रशासन के मानव संबंध में चेतावनी देता है। गुलिक कार्य विभाजन के आधार पर कोई महत्व नहीं देता है भाई वो, और विश्वास करता तो 1 2 4 जो है ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह संगठन के मानवता के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, इसे व्यवहार कार्य होना चाहिए। तो इसे यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए। नेक्स्ट है मूने के अनुसार उच्च अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना कहलाता है। जो सुनिश्चित अधिकार है उनको दिया जाना क्या कहलाता है उच्च अधिकारी के द्वारा? विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, अकेंद्रीयकरण या वियोजन। तो वो कहलाता है प्रत्यायोजन। नेक्स्ट है
किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया? यह कार्योन्मुखी, उद्देश्योन्मुखी, प्रश्नात्मक पद्धति है। तो फ्रेड डब्ल्यू रिस्क, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहेल या एडवर्ड विडनर। तो ये क्या था? एडवर्ड विडनर ने। नेक्स्ट है डेविड नकमियास एवं डी एच रोजेनबूम के अनुसार निम्नलिखित में सहभागिता अधिकार तंत्र का तत्व नहीं है। तो उन्होंने राजनीतिक स्वेच्छा से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाया, राष्ट्रीय अधिकार तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, निर्णय में आधिकारिक तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता, अधिकारी तंत्र संबंध नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता। तो उन्होंने राजनीतिक स्वेच्छा से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा किसने प्रारंभ की थी? हर्बर्ट साइमन, डगलस मैकर्स, चेस्टर आई बर्नार्ड या क्रिस आइग्रस। तो ये की थी चेस्टर आई बर्नार्ड ने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिनकी डिटेल नहीं है ज्यादा, ये वन लाइनर के फॉर्म में है। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस किसने बनाया? तो सीधी बात चेस्टर बर्नार्ड ने बनाया था। फिर है टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधार है। किसके पक्षधार है? सहकारिता, सामंजस्य एवं सीमित उत्पादन के, सीमित उत्पादन और सहकारिता के, सामंजस्य और सहकारिता, बचत सहकारिता और सीमित उत्पादन। तो टेलर जो है, टेलर जो एक वैज्ञानिक प्रबंधन और एक पूर्व मानसिक क्रांति है, जिसमें जो है ये बात करते हैं सामंजस्य और सहकारिता की, और इसमें श्रमिक जो हैं उनके सहभागी और सहयोगियों के प्रति जो है दायित्व की क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। फिर है निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो करपलानी समिति, सांथानम समिति, टेकचंद समिति या विविन बोस समिति। तो करपलानी समिति कब आती है? ये आती है 1953 में। संथानम समिति कब आती है? 64 में। टेकचंद समिति कब आती है? टेकचंद समिति आती है आपकी 1949 में। और विनय बोस समिति कब आती है? 1962 में। तो ऐसे है, आप इनको कालक्रम में लगा लेना। नेक्स्ट है ओम्बेड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई? डेनमार्क, यूके, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। तो ओम्बुड्समैन जो संस्था थी वो सबसे पहले स्थापित हुई थी स्वीडन में। कब हुई? 1809 में। और इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में भी अपनाया गया था। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहते हैं कि प्रबंधन करने वालों और जिनका प्रबंधन किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है। ठीक बात है, क्योंकि संगठन में प्रत्येक व्यक्तित्व कार्य को अन्य कार्य के अंतर आरक्षित जानकर देखा जाए। प्रत्यक्ष नहीं, संगठन में प्रत्येक व्यक्तित्व कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। यहाँ तक है भाई ये कथन। तो बातें तो दोनों ठीक है, बट ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही, तो आंसर बी लगा दे। फिर है निम्नलिखित कमेटियों के किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्वितीय स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? तो अशोक मेहता कमेटी, जेवी के राव कमेटी या आर दिवाकर कमेटी या LM सिंघवानी कमेटी। तो जो अशोक मेहता कमेटी थी, इन्हें पंचायती राज संस्थानों के लिए द्वितीय प्रणाली की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कमेटियों में किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? ब्लॉक स्तर की। तो हनुमंत राव कमेटी, GV राव कमेटी, LN सिंघवानी कमेटी या दंतवाल कमेटी। तो ये की थी दंतवाल कमेटी ने, और इनकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी इस कमेटी ने? 1973 में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारीवाद परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो थॉमस होब्स, वुडरो विल्सन, एंसन जे मॉर्गनथाउ या हेनरी किसिंगर। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है
वो वुडरो विल्सन महत्वपूर्ण परिवेश के विकास के लिए थे। नेक्स्ट है, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो शांति प्रिय राज्यों द्वारा शक्तिशाली राज्यों को छूट देकर। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शक्तिशाली राज्यों को अगर छूट दे दी शांति प्रिय राज्यों ने तो वो उनको वैसे ही तबाह कर देंगे। तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, ये ठीक है। पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्य को स्थापित करके हो ही नहीं सकता। राज्यों का विश्वव्यापी संघ बनाकर, नहीं। आंसर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है? कि कोई भी युद्ध होता है तो वो एक प्रकार से विदेश नीति होता है। तो कार्ल वान क्लोजेविट्स, नेपोलियन बोनापार्ट, क्यूनिस राइट या हुगो केलोवेजिटी? तो ये क्या था? कार्ल वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है। तटस्थता, शीत युद्ध के दौरान तीन ब्लॉकों के बीच समदूरस्था, संविधानता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, या अन्य राज्यों के अंतरिक्ष मामलों में हस्तक्षेप। तो गुटनिरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है क्या है? संविधानता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हितों में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है। जायज बात है। कारण क्या है कि भारत परमाणु नीति द्विलक्षीय है। तो दोनों बातें ठीक हैं और ये इसका सही कारण भी है। नेक्स्ट है, भारत में के विदेश मंत्रालय में निम्नलिखित मंत्रियों के सही क्रम बताइए। तो MS कृष्णा, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और शरण सिंह। तो शरण सिंह जो हैं वो 1964 से 66, फिर प्रणब मुखर्जी जो हैं ये 1995 से 96, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 77 से 79, और MS कृष्ण जो हैं ये 64 से, नहीं, ये 2009 में आए थे, 2009 से 2012। तो ये है बच्चों, इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। फिर है, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है भारत की विदेश नीति के लक्ष्य। यह भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व से समीकृत करता है, या भारत की सुरक्षा क्षेत्र से सपर्शी है और विदेश शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभियुक्त मत पड़ोसी देशों के लिए था। तो डॉक्ट्रिन, इंदिरा डॉक्ट्रिन को क्यों माना जाता है विदेश नीति का मुख्य पहलू? क्योंकि यह भारत की सुरक्षा क्षेत्र में से सपर्शी है और किसी भी बाहर के खतरे को भारत की सुरक्षा में सेंध मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एंग्लो अमेरिकन स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यूरोपियन स्कूल, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैकल्पिक स्कूल। तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल। नेक्स्ट है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा क्या हुआ था? वर्षा प्रचुर वन को बचाने के लिए अभियान चलाए गए थे। यह सिद्ध करता है कि सोवियत यूनियन एक अमिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सफल था, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, या विश्व वाइल्ड लाइफ कोष की स्थापना की गई। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, और यह समझौता कब होता है? 1944 में। और विश्व बैंक की स्थापना भी जो है इसी के समझौते के अंतर्गत हुई थी, वर्ल्ड बैंक की। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः क्या है? पूर्णतः व्यक्तिगत मानवाधिकारों से संबंधित है, राज्यों के बीच संबंध है, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार जैसे कि व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, माध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है क्या है कि शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए बनाया गया, उनको नियंत्रण रखने के लिए। फिर है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन क्या था? तमिल के विरुद्ध भारत का युद्ध,
या श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, सैलानी और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना, या तमिल मिलिटेंट ग्रुप को विभेदीकरण करना। तो भारत श्रीलंका समझौते का जो मुख्य वो था, ये क्या था, सिंहाली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना, और ये था 1982 से 2003। इसमें कितने श्रीलंकन थे? 19.3 मिलियन, और 74% जो सिंहली थे और 13% श्रीलंकन तमिल और 6% भारतीय मूल के तमिल थे। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन फॉर्म जो है वो क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति में भाग है। विश्व के आधे से अधिक जीडीपी इनके पास है। सदस्य राज्य हैं जिनमें सत्तावादी शासन का लोकतंत्र शामिल है, या उपरोक्त सभी। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स एसीपी में ये सभी हैं। ये 12 देशों के बीच है। शीत युद्ध के प्रति यूएसए दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया गया था? किसमें स्पष्ट किया गया था? निक्सन डॉक्ट्रिन में, मार्शल प्लान में, मुनरो डॉक्ट्रिन या डूमेन डॉक्ट्रिन में। तो शीत युद्ध के प्रति जो यूएसए दृष्टिकोण था वो डूमेन डॉक्ट्रिन में स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति का अध्याय है? भारत की राजनीति का अध्याय द सिविल कल्चर रिविजेड, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे नामक पुस्तक है, इसमें भारत की राजनीति का अध्याय है, जो कि जे पॉल एवं आलमंड की पुस्तक है, जे पावेल और आलमंड। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, सुबीता कविराज, प्रणब वर्धन, या हंसा अंजा आवली। तो ये है प्रणब वर्धन। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। मुस्लिम लीग का उद्गम, लखनऊ समझौता, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, या मोहम्मद अली जिन्ना की जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था वो कब था? तो मुस्लिम लीग की उद्गम कब हुआ था? 1906 में, और लखनऊ समझौता 1916 में। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी 1928 में, और मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो 1940 में। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो केंद्रीय सहकारिता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में। और ये किसकी सिफारिश पे हुई थी? ये संथानम की समिति की सिफारिश पर हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से क्या अभिप्राय है? तो मिसाइल एंड डेंजर्स, मैमल्स आर डूम्ड, मेक अमेरिका डाइड, या म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो नाभिकीय युद्ध में मेड से है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन से। तो ये हमारा आज का लास्ट सेट जो है 2012 का समाप्त होता है। कल हम करेंगे अपना 2013 का सेट। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, और आज रात को नहीं तो कल आपको 51 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बुक्स के कुछ बुक्स मिल जाएंगी। उनको आप लोग अपनी कॉपी पेन के साथ उतारें, उनके राइटर के नेम और ईयर, जो फेमस फेमस बुक हैं, जो ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट, जितने अभी तक क्वेश्चन पेपर सभी से ली गई कि कौन कौन सी बुक अभी तक पूछी गई है, तो हो सकता है उन्हीं में से रिपीट होंगी। ऐसा तो है नहीं, बाहर से बुक आएंगी, और तकरीबन जो फेमस बुक होती है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है।
तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू।